सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में देश की आज़ादी के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना मेरी नीति नहीं है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। सम्मानित साथियों, इसी विषय पर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश केंद्रित रहने वाला है और खासकर ये ऐसा स्पीच है जो बाबा साहब अपने ही जन्मदिन पर अर्थात डॉक्टर अंबेडकर जयंती के सुनहरे अवसर पर बाबा साहब स्वयं अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हुए ये भाषण करते हैं। इस भाषण में क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं वो यहाँ पर इस विषय के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। सम्मानित साथियों, अपने ही जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब यहाँ पर उस समय भाषण दे रहे हैं जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा है। बाबा साहब संविधान समिति के एक हिस्सा है। 296 सदस्यों में से एक बाबा साहब भी हैं संविधान समिति में। और आप सभी को मालूम है किस तरह से पूरी तरह से प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब ने भारतीय संविधान को तैयार किया। और उसी दौरान जब भारतीय संविधान समिति में बाबा साहब कार्य कर रहे थे, बाबा साहब की जो जयंती पड़ती है 14 अप्रैल 1947 को, उस दिन स्वयं भाषण करते हैं संविधान समिति के बारे में और संविधान निर्माण के बारे में। बहुत सारी बातें बाबा साहब यहाँ पर समाज के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो संविधान निर्माण के दौरान बाबा साहब समाज के बीच साझा करते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग देखेंगे। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, क्रांतिकारी भाषण होने की वजह से बाबा साहब का ये स्पीच आप अंत तक जरूर सुने, ये हमारा आपसे निवेदन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 56 से 58 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। दिनांक 14 अप्रैल 1947 के दिन माननीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के 55वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुसंख्यक अस्पृश्यों ने चमक दमक के साथ डॉक्टर बाबा साहब का सार्वजनिक सम्मान किया। इस अवसर पर दलित वर्ग को संबोधित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अखिल भारत की दलित जनता को अपनी विकृत स्थिति के बारे में एहसास होने के कारण अब वह अपने जीवन को परिपूर्णता की दिशा में ले जाने के लिए संगठित होकर चल पड़ी है। अब उसका भविष्य उज्जवल बनेगा, ये सोचकर मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ। उस दिन 22 राय को मैंने साफ शब्दों में कह दिया था, आपने अगर मुझे बुलाया नहीं होता तो मैं आपसे मिलने आता भी नहीं। अंग्रेजों के पीछे भागते फिरने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। किसी ज़माने में दलित समाज के सुख संवर्धन की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने अपने कंधों पर ली थी। उस वक्त मुझे लगा था कि अंग्रेज अपनी बात को सच कर दिखाएंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, इसकी मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन हमें संविधान में जो रियायतें चाहिए थी उनके बारे में बिना कुछ किए वे जा रहे हैं। उनका ये बर्ताव सही है या नहीं है, इसका फैसला वे खुद ही करें। अस्पृश्यों की हित रक्षा की कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत के बारे में मैंने उन्हें 100 बार बताया था। अंग्रेज अगर ये काम नहीं भी करते तो 6 करोड़ अस्पृश्यों का भाग्य उज्जवल होने का मुझे पूरा यकीन होने की बात भी मैंने उनसे कही थी। मजदूर सरकार हमारे न्याय अधिकार अगर हमें नहीं भी दे, 6 करोड़ की जनसंख्या वाला अस्पृश्य वर्ग किसी प्रकार के सहयोग या ताकत की परवाह किए बगैर भी मनचाहा प्राप्त कर ही लेगा। इस बारे में मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। जागरूकता और संगठन के अभाव में हम अब तक दूसरों का वर्चस्व सहते आए हैं, लेकिन अब वह समय लद गया। अब हमें नवशक्ति का संचार हुआ है। भारत का हर व्यक्ति ये जानता है, इसीलिए कांग्रेस और लीग अपनी अपनी तरफ से हमारा समर्थन प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसकी एक ही वजह है, फौलादी संगठन। 1948 के जून महीने में भारत छोड़ने की अंग्रेजों की घोषणा के कारण हमारी स्थिति और मुश्किल हो गई है। इसका ख्याल आते ही इस बात की कल्पना भी नहीं की जाती कि हमारा आगे क्या होगा। स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि अंग्रेजों के यहीं रहना पड़े। हमारे संविधान के तहत सुरक्षा की मांग अंग्रेजों की घोषणा के बाद पीछे छूट गई, जैसा भले लग रहा हो, लेकिन हमें अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर अपने राजनीतिक अधिकार लेने में और उन्हें स्थापित करने में हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। इस बारे में आप यकीन रखें। मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मौलिक अधिकार नियामक कमेटी में हमें काफ़ी सफलता मिली है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में मेरा बनाया मसौदा कमेटी को प्रस्तुत किया, वह स्वीकार किया गया है। केवल राज्य के कामकाज और नौकरी में श्रेणियां बनाने के सवाल पर थोड़ा विवाद हुआ। श्रेणियों का भेद टालने के कुछ उपाय मैंने सुझाए,
उसमें भी मुझे सफलता मिलने के आसार लगते हैं। ऐसा हुआ तो कानून मंडल और कार्यकारी मंडल में हमें खूब सुरक्षा मिलेगी। खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आम दलित जनता जिससे सहमत नहीं है, ऐसा मसौदा अल्पसंख्यक उप कमेटी के 2 अस्पृश्य सदस्यों ने प्रस्तुत किया है। उनमें से एक ने मांग की है संयुक्त मतदाता संघ की सेम की आवाज़ें, दूसरे ने इससे आगे बढ़कर संयुक्त मतदाता संघ में विभाजक मतदाता पद्धति की मांग की। फिर सेम की आवाज़ आती है। इस बारे में मुझे उम्मीद है कि उप कमेटी के अन्य अल्पसंख्यक जमातों का मुझे सहयोग मिलेगा। कमेटी इन समस्याओं का निर्णय बहुमत के आधार पर लेगी या इस मामले पर सुलह की बात चलाएगी, इसका मुझे सही अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अगर वे बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे तो संविधान समिति से मैं अपना संबंध तोड़ लूँगा। फिर क्या करना है हम तय करेंगे। राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपना दोगुना कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी निभानी है। पहला अपने लोगों के प्रति और दूसरा अपने देश के प्रति। यानी कि बाबा साहब यहाँ 2 कर्तव्यों को बखूबी निभाने के लिए तैयार हैं। अपने लोगों के प्रति क्या कर्तव्य निभाना है बाबा साहब को, ये बाबा साहब तैयार हैं। दूसरा अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य निभाना है, उसके लिए भी बाबा साहब पूरी तरह से तैयार हैं। कहते हैं हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हो, भारत आज़ाद हो। मुझे इस बात का एहसास है कि मंत्री योजना में, कैबिनेट योजना में हमारी उपेक्षा की गई है, लेकिन इस कारण हमें अपने देश की आज़ादी की राह में रोड़े नहीं अटकाने हैं। हिंदुस्तान को सहजता से आज़ादी पाने की कोशिश करना आसान होना चाहिए। इसी भावना और एहसास के साथ मैंने आज तक कई भाषण किए हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि राजनीतिक अधिकार सुरक्षित करते हुए अगर 6 करोड़ अस्पृश्यों को संरक्षण नहीं दिया गया और अस्पृश्यों की इच्छा अनुसार रियायतें देने के लिए कांग्रेस ने अपनी रजामंदी नहीं दर्शाई, तो संविधान समिति से निकलने के मेरे द्वारा उठाए गए कदम के लिए कोई मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। 296 सदस्यों की संविधान समिति में मैं केवल अकेला हूँ। व्यक्ति चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, उसमें असामान्य बुद्धि और विवाद की अतुलनीय सामर्थ्य ही क्यों ना हो, आई थिंक, और विवेक की अतुलनीय सामर्थ्य क्यों ना हो, वह अगर अकेला हो जाए तो कुछ नहीं कर सकेगा। ये बात आप सब लोग भी ध्यान में रखिए। 211 सदस्य अगर मिलकर तय करते हैं कि किसी बात की यथार्थता को बौद्धिक या वैचारिक कसौटी पर परखे बगैर ही केवल विरोधक को मार गिराने के लिए ही विरोध करना है, तब अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। आखिर में बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि सबकी सद्बुद्धि जागृत होकर उन्हें इन बातों का एहसास होगा और खुद को जो प्राप्त करना है वह प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए हमें केवल संगठन की ज़रूरत है। अपनी लगातार कोशिश से हम जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे वे केवल एक निश्चित समय अवधि के लिए ही होंगे। ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। भारत में एक समय ऐसा आएगा जब केवल हमारे ही नहीं बल्कि सभी समाजों के आरक्षित अधिकार नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि तब उनकी ज़रूरत समाप्त हो जाएगी। जब यह होगा तब हमें अपने संगठन, शक्ति और एकता के बल पर निर्भर करना होगा। इसीलिए अभेद संगठन निर्माण करने का निश्चय पक्का करें। सामान्य साथियों, बाबा साहब के द्वारा जो यहाँ पर चाहे प्रतिनिधित्व दिलाया गया हो, आरक्षण की व्यवस्था की गई हो, शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में, तो यहाँ हमें विचार करने की आवश्यकता है। बाबा साहब कहते हैं कि एक न एक दिन ये जो राजनीतिक अधिकार हमने आपको दिलाए हैं, प्रतिनिधित्व दिलाया है, ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो ऐसे में क्या ज़रूरी होगा, कैसे आप अपने समाज के आने वाली जनरेशन के भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप संगठन शक्ति मजबूत रखें, फौलादी संगठन बनाएं। और संगठन शक्ति जब मजबूत होगी, आप संगठित होंगे, तो आपके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। भले कोई ये अधिकार समाप्त हो जाए, लेकिन आप अपने समाज के आने वाले जनरेशन के भविष्य के निर्माण के लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ व्यवस्था मजबूती से कर पाएंगे, राजनीतिक अधिकारों को हासिल कर पाएंगे। तो ये बात बाबा साहब कहते हैं, यानी कि संगठन पर विशेष बल देते हुए यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं आपकी उन्नति कष्ट और परेशानियाँ सहने में ही है, इसलिए विपत्तियाँ आने पर धीरज ना खोएं, उसी में आप में दिव्य तेज पैदा होगा। यही एकमात्र संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ गांवों में दलितों पर होने वाले अत्याचारों और अन्यायों के कारण आप अपनी हिम्मत ना हारें। बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप पर शोषण अत्याचार हो रहा है तो आपको हिम्मत नहीं हारना है।
पूरी तरह संगठित होने के निश्चय से प्रेरित होकर नई उमंग के साथ खुशी खुशी और पूरे उत्साह के साथ निरंतर कार्य करने की राह पर आगे बढ़ेंगे तो इस देश के किसी भी तरह के दुख दर्द से आपको डर नहीं लगेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सम्मानित साथियों, आज का प्रश्न हमारी तरफ से आपको ये 2 प्रश्न सामने लिखे हैं, इन पर भी आप विचार कर सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं। एक प्रश्न हमारा ये है कि यहाँ पर जो संविधान समिति बनी है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। बहुत ही तथ्यात्मक बात है जो अगर आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश को ध्यान से सुना है, समझा है तो आप जरूर बता पाएंगे संविधान समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। आज का यही प्रश्न के साथ अब हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में दिया गया अकाउंट नंबर IFC कोड पर आप अमूल्य योगदान करके इस कार्य में तेजी ला सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाजका नई दिल्ली।